हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा है, लेकिन ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा है तो क्या हुआ, ईजी है। मेन बात है ईजी है, मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं आपको हर एक चीज़ हिंदी में समझाऊंगी, लाइन टू लाइन हम जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, सो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम हम देखेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, जैसे इसको ये 2 वर्ड से बना हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम मतलब बेसिक होता है ना, तो वो समझना इम्पॉर्टेंट है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 शब्दों से बना है। एक है माइक्रो प्लस ऑर्गेनिज्म। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया। ओके, उन सब चीज़ों पे ध्यान ना दीजिए। तो इससे हमारा क्या बनता है, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स मतलब हर एक जो भी चीज़ लिविंग है उसको हम ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। यस, तो ह्यूमन बीइंग्स आर ऑर्गेनिजम्स, देन एनिमल्स आर ऑर्गेनिजम्स। तो ठीक है, ये सब ऑर्गेनिजम्स होता है। और माइक्रो मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, वेरी टाइनी। और ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है कि जो बहुत सारे ऑर्गन से बने, मतलब जो ऑर्गन से बने होते हैं उसको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, राइट। तो टाइनी प्लस ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे, बहुत छोटे, एकदम जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यही है हमारे चैप्टर का मतलब। एंड या दूसरा यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेंड एंड फोई। तो ये क्या होता है? फ्रेंड मतलब तुम सब जानते हैं, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। ओके, एंड फोई मतलब क्या होता है? फोई मतलब होता है कि दुश्मन। क्या होता है? एनिमी। ठीक है, तो फ्रेंड एंड फोई मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं और हमारे लिए वो दुश्मन भी है, मतलब दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए पूरा चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, around us, which we normally cannot see, these are called microorganisms or microbes. So यहाँ पे microorganisms का जो हमको सेकेंड वर्ड जो दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो हमको सेकेंड वर्ड दिया है उसको क्या कहेंगे? माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहें या माइक्रोब्स कहें, दोनों एक ही चीज़ हुई। ठीक है, तो हम लोग अपने आसपास काफ़ी लिविंग एनिमल्स देखते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटे, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते, तो उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स प्लॉइड एंड इट्स surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures and where do this come from? तो यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल थ्रू समझाया गया है। तो क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड तो सबको पता ही है। तो जो ब्रेड होती है ना, तो जब रेनी सीज़न होता है तो जब वो मॉइस्ट हो जाती है, मॉइस्ट मतलब क्या है कि जब वो थोड़ी हल्का सा उसके अंदर पानी वाला जैसे वातावरण होता है, तो उस तरीके से जब वो हो जाती है कि ना ही वो लो टेम्परेचर में होती है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होती है, तो जब वैसे टेम्परेचर में होती है तो उसको मॉइस्ट कहेंगे हम लोग। तो वैसे में होती है, तो वो स्प्लॉइट, मतलब यहाँ जो वर्ड लिखा गया स्प्लॉइट मतलब क्या होता है? बिगड़ना। तो वो बिगड़ जाते हैं और उसके ऊपर हम लोग को पता है वाइट कलर के ऐसे कुछ दिखने लगते हैं। उसके ऊपर ऐसे नेट टाइप वाइट नेट होती है छोटी सी, बहुत जैसे कॉटन कैंडी होती है ना वाइट कलर की, उस तरीके से हमको कुछ ना कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया। उसको बैक्टीरिया नहीं, वो होता है फंगाई, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो शब्द है ना, ये फंगाई, तो वो होते हैं फंगाई। तो ओके, सो ये उस पर हो जाते, तो
यहाँ हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे कि वो जो फंगाई है वो वहाँ पे आती कहाँ से है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनता है ऐसे ऐसे कुछ वाइट कलर का से नेट टाइप, तो वो होता क्या है। ठीक है, वही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2 है। सो कलेक्ट सम moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? इसके लिए तो भैया हम लोग को लैब में जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के साथ, राइट। तो उसको आप कर सकते हैं स्कूल में भी, घर पे अगर आपके पास हो तो। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो अभी पॉन्ड का वाटर लेना है, उसमें ऐसा सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग करना है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो क्या आप लोगों को छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिखे? तो आप तो क्या सोचेंगे कि भैया मैंने तो इसका आंसर पता नहीं है। देन आंसर शुड बी येस, क्योंकि वाटर भी पार्टिकल से ही तो बना होता है। हर एक चीज़ होती है ना, उसके छोटे, कोई भी चीज़ होती है उसके छोटे से छोटे टुकड़े होते हैं। कुछ भी, पानी भी ले लो ना, तो पानी के भी छोटे से छोटे और ड्रॉप्स बनते हैं। एक बहुत ही छोटा सा ड्रॉप में से इतने छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं कि जिसको हम देख भी नहीं सकते। तो ये सब क्या है, वो सब भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ही तो बनते हैं। तो यही हम लोग को यहाँ पे समझा गया। तो हम लोग वहाँ पे कुछ गोल गोल हम लोगों ने पार्टिकल्स देखे, बबल टाइप स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट। This observation shows that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. So अभी इसमें से हम लोगों ने क्या देखा कि जो ऊपर वाला जहाँ 2.1 था हमारा एक्टिविटी, उसमें भी हम लोगों ने जो सॉइल देखी उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि जो हम शायद नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज मतलब क्या है कि नॉर्मली हम लोग नहीं देख सकते, तो वो भी हम नहीं देख सकते, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि तो पानी में भी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वैसे सॉइल में भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या हम उसे भी माइक्रोब्स कहेंगे? These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. तो मैं naked eye कह रही हूँ, unaided एक ही हुआ. Some of these, such as the fungi that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbe. ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को इस पैराग्राफ में क्या समझा गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज़ में, तो जिसको हम अनएडेड आइज से, मतलब जो नेक्ड आई है उससे हम नहीं देख सकते। इसमें से एक है फंगाई, फंगस, जो मैंने बताया ना आपको, फंगाई एक ही हुआ कि जो ब्रेड में होती है, वो जब मतलब ब्रेड बिगड़ जाता है तो उस पर जो ग्रो होती है वो उसे फंगाई कहते हैं, या फंगस भी कह सकते हैं आप। और कुछ कुछ ऐसी होती है कि जो आपको माइक्रोस्कोप्स के नीचे दिख जाए, और कुछ कुछ ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं दिखती हैं। तो यही बस बेसिकली हम लोग को समझाया गया इसमें। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Okay. Some of these common microorganisms are shown in figures 2.1 and 2.4. तो ये हम बाद में देखेंगे। 2.1 जो हमारी फिगर है ये रहा, देखो ये बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, एंड ये आल्गी है, एंड ये प्रोटोजोआ है, ये फंगाई है, ये 3। ओके, ये हम आगे आते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि यस, ये जो पूरा जो है हमारी 3 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हर साल एग्ज़ाम में ये होती ही होती हैं। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि इसको बस रट लो। आप समझ नहीं पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बस रट लीजिए आप, क्योंकि ये हर साल आएगा। मैं समझाने का पूरा ट्राई करूँगी, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। लेकिन ये क्या है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद है ना, कोई ये 2 लाइन पे ध्यान नहीं देता, और यही 2 लाइन पे ध्यान है ना जो लोग पेपर बनाते हैं ना, वो लोग दे देते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स में हर बार ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आते ही हैं हर साल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 4 बड़ी, जो क्योंकि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, जगह ही नहीं कहीं खाली। यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं।
ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ओके, पहला हमारा क्या है, बैक्टीरिया। सेकेंड क्या है, फंगस। थर्ड क्या है, प्रोटोजुआ। एंड फोर्थ क्या था, याद कीजिए, आल्गेई, है कि नहीं। ये 4 चीज़ें हैं कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नहीं कि बस इतने ही हैं, ये तो बिल्कुल भूल जाइएगा कि बस इतने ही हैं। ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलियंस बिलियंस हैं, लेकिन ये 4 ऐसे कि जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हुए हैं, ठीक है। मतलब इनके बड़े, अभी इनके नीचे भी काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे हैं इनके नीचे भी, और जैसे इनमें से एक को लिए तो उसके नीचे भी काफ़ी सारे होते हैं। तो मतलब ये सबसे बड़े में डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ने को आएगा। ओके, वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो अब यहाँ पे वायरस की बात की गई, तो वायरस क्या होते हैं, तो वायरस भी माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या है कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर में देख सकते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं। They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza means flu, and most coughs are caused by viruses. तो आपने कभी काफ़ी बार ये सुना होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ही चीज़ बोलूँगी जिसमें पूरा पैराग्राफ का मतलब आ जाएगा। अच्छा, ये लास्ट लाइन देख लेते हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। तो यहाँ पे हम लोग को बस क्या समझाया गया कि आपने काफ़ी बार क्या आपने सुना ही होगा 100% कि भाई मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल हो गया, ये हो गया। वो सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल हो जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अलग बात कर रही हूँ कि जो हमने कहते हैं कि वायरल हो गया बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, वायरल हो गया, ये हो गया। तो वायरल मतलब क्या होता है कि वायरस एक, समझ लीजिए वो भी एक माइक्रोस्कोपिक एक एलिमेंट है नेचर का, कि जिससे हम लोगों को यहाँ कौन सी चीज़ दी गई है, कोल्ड मतलब सर्दी, फ्लू, फिर कफ्स जो होते हैं वो सभी वायरस से होता है। और कुछ ऐसी भी डिशेज़ होती हैं कि जो डिशेज़ नहीं, डिसीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो थोड़ी डेंजरस होती हैं, जो जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो वैसी डिसीज़ जो हैं चिकन पॉक्स एंड पोलियो। तो पोलियो भी एक ऐसे बहुत ही डेंजर डिसीज़ है, एंड चिकन पॉक्स ये भी बहुत डेंजरस डिसीज़ है कि जिसके पीछे वायरस का हाथ होता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो ओके, बस यही है पूरे पैराग्राफ में, और कुछ नहीं है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजुआन्स भी कहते हैं उनको। वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस TB आर बैक्टीरियल डिसीज। You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7th. तो यहाँ पे बस क्या कहा गया कि जो डिसीज़ जैसे डायसेंट्री डिसीज़ जो होती हैं, डिसीज़ का नाम है डायसेंट्री एंड मलेरिया मतलब सबको पता है ये मच्छरों से जो होता है, या समझ लीजिए मलेरिया मतलब सबको पता ही है ना अभी। तो ये प्रोटोजुआ, जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हम लोग को इंडियंस कहते हैं, तो वैसे ही प्रोटोजुआ कैटेगरी के जो भी लोग होते हैं, लोग मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रोटोजुआन्स कहते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है प्रोटोजुआ की। ये मत लिख के आ जाना भाई इंडिया के लोग को इंडियंस कहते हैं इस वजह से प्रोटोजुआ के लोग को प्रोटोजुआन्स कहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो बस बता रही हूँ कि ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। तो ये सब के पीछे जो डायसेंट्री एंड मलेरिया होते हैं, इन सब के पीछे भी प्रोटोजुआन का हाथ होता है। वेयर इज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस आपने शायद ना सुना हो, लेकिन TB ज़रूर सुना हो कि भैया उसको तो TB है, राइट। लेकिन TB का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। सो जो टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरियल डिसीज है, मतलब कि जो बैक्टीरिया से हम लोगों को होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। तो यहाँ ये जो आपको पूरा फिगर जो दिख रही है, ये जो है ये है हमारा बैक्टीरिया। ओके, ये यहाँ पे बैक्टीरियल टाइप्स दिए गए हैं, नाम नहीं दिया गया लेकिन बैक्टीरिया है, इतना याद रखिएगा। अभी आता है इधर आल्गी की तरफ। पहले तो आल्गी में ये जो फर्स्ट जो ये कुछ
कंप्यूटर के माउस बटन जैसा दिख रहा है उसका, वो क्या है, ये कोई कंप्यूटर का माउस बटन नहीं है, ये है क्लैमिडोमोनास। हाँ, बहुत ही अजीब सा बड़ा सा टंग ट्विस्टर नाम है, लेकिन हाँ है, तो भी क्या कर सकते हैं। क्लैमिडोमोनास ये एक ऑर्गेनिज्म आता है कि जिसकी कैटेगरी आल्गी में होती है। एंड देन सेकेंड वन इज स्पायरोगायरा, ये है हमारा स्पायरोगायरा। इसका भी नाम बहुत ही अजीब है, लेकिन यस गाइज आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको रीता सुनीता जैसे नहीं मिलेंगे ईजी से, ये आपको इतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे। इसका नाम है स्पायरोगायरा। इसके बारे में आपको आगे 9th में 10th में पढ़ने में आएगा, ध्यान दीजिएगा। इन सब के आप लोगों को फिगर भी ड्रॉ करने को आती है, मैं आपको सिंपली सिखा देती हूँ। देखो क्लैमिडोमोनास अगर आपको जैसे ड्रॉ करना है तो किस तरीके से करिए, हाफ सर्कल इधर ड्रॉ कीजिए, देन एक यहाँ से निकाल दीजिए जटा, एक यहाँ से, एंड देन इस तरीके से, ठीक है। बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे होल्स टाइप ड्रॉ कर दीजिए, एंड दैट्स इट। देखिए इसमें वही तो किया गया है, बस कुछ कुछ चीज़ें याद रख लीजिए, जैसे कि हमको ये वाला सर्कल ड्रॉ करना है, ये चीज़ ड्रॉ करनी है, बड़ा सा ये ड्रॉ करना है, बस हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 2 स्टैंडिंग लाइन बना देनी है बस आपको, हो गया। जी नहीं, अभी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे देन ऐसे 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 इसी तरह से हम लोगों को करना है। और बाद में यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट्स 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 डॉट, देन समथिंग लाइक दिस, बीच बीच में कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी दे देना है इस तरीके से। सो ये हमारा हो गया बनके तैयार स्पायरोगायरा। यस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में, इस वजह से आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ना कि क्लैमिडोमोनास कौन से मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है। ऑप्शन में होगा प्रोटोजोआ, फंगाई, आल्गी एंड बैक्टीरिया। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देन योर आंसर इज़ आल्गी। तो ये तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ आल्गी के लिए ही, और भी जो आगे नीचे हम लोग को दिए गए हैं उन सब में सेम चीज़ें होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ में भी हम लोग को 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक है एमोइबा, यस अजीब नाम है, लेकिन सारे इसमें आपको अजीब ही नाम मिलेंगे, अच्छे नाम की एक्सपेक्टेशन भूल ही जाइए, आशा मत रखिए। तो एमोइबा एंड पैरामीशियम, इसको काफ़ी बार पैरामोशियम भी पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, पैरामीशियम हम अभी रखते हैं। तो अमोइबा, तो ये एक जेली टाइप स्ट्रक्चर आता है कि जिसका कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता, इसका कुछ भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बस बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, एंड कुछ जो क्रोमोसोम होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म होता है, या क्रोमोसोम्स जो होता है उसको ड्रॉ कर देना, एंड दैट्स इट, आपका अमोइबा फिनिश। एंड पैरामीशियम को चप्पल जैसी इसकी शक्ल होती है, शक्ल क्या, इसकी पूरी बॉडी चप्पल जैसी होती है। तो इसको हम किस तरह से, कुछ नहीं करना है, बस ये कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा कोन शेप में लेके इधर से इसको एंड ये, फिर बीच में सूरज चंदा तारे जो आता है वो सब ड्रॉ कर दीजिए। यस, प्रैक्टिस लगे कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके ड्रॉ मत करने लगना, कुछ कुछ बीच बीच में करते भी रहना। सो ये हमारा पैरामीशियम एंड अमोइबा, जो कि प्रोटोजोआन का पार्ट है। नाउ सेकेंड हमारा जो फोर्थ कैसे हुआ, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया, आल्गी, प्रोटोजोआ, एंड फोर्थ वन इज फंगाई। फंगाई में ज़्यादा हम लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, चलिए देखते हैं। ये भी फंगाई में हम लोग को यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बेसिकली। फर्स्ट वन कौन सा है, ब्रेड मोल्ड, सेकेंड पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हम लोग बड़े हो गए ना, इतने बड़े बड़े नाम आ रहे पढ़ने को, लेकिन ठीक है, मज़ा आएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। ब्रेड मोल्ड ये भी एक नेम है, कोई ब्रेड की खाने की चीज़ नहीं है, एक नेम है ये। देन पेनिसिलियम, ये भी एक टाइप का फंगाई होता है। एस्परगिलस, ये भी फंगाई होता है। ब्रेड मोल्ड ड्रॉ करने के लिए आपको बस क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको जो क्या कहते हैं लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद में यहाँ से ऐसे कर दीजिए कुछ इस तरीके से, एंड देन अगेन वही सेम प्रोसेस करते जाना, और नीचे इसको रूट्स टाइप बना देना है कुछ इस तरीके से, एंड योर ब्रेड मोल्ड विल बी रेडी। ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ पेनिसिलियम। सो पेनिसिलियम कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ करते हैं, या
पेनिसिलियम ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओके बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको बस किस तरीके से देखिए, या इस तरीके से बस आपको मतलब कुछ ब्लॉक्स समझ लीजिए आपको ड्रॉ करने हैं। इसी तरीके से आपको बस बेसिकली इसको करते रहना है और फिर इसके अंदर से और रूट्स निकालना है, समथिंग लाइक दिस। आप सोच रहे होंगे क्या ड्रॉ कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा ये भी। और बाद में ऊपर है ना 5-6 सर्कल्स ड्रॉ कर दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एस्परगिलस ड्रॉ करना भी बहुत ईजी है। ऐसे लीजिए देन ऐसे। ड्राइंग तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं खुद से क्या कहते हैं, खुद मैं इसको मानती हूँ कि मेरा ड्राइंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। यस, इस तरह से करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से करके यस हो गया। इसी तरीके से हम लोग इसको जोड़ते रहना और पूरा सा जो ट्री है यहाँ पे उसको खड़ा करना है। यस, ये कोई ट्री नहीं है, मतलब ये तो मैंने बता दिया कि ट्री जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन ये कोई ट्री नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें ना तो भी हम लोग को ये नहीं दिखते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स। Organisms are used for various purpose. They are used in the preparation of curd, bread and cake. तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन लोगों को ये नहीं कि वो सिर्फ हम लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, कि भाई वो हमको सिर्फ बीमार करते हैं। उनके काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, जैसे कि दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। तो आपने अपनी मम्मा को देखा होगा वो लोग दही कैसे जमाते हैं, तो वो दूध के अंदर है ना बस या तो थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे, या तो फटा हुआ जो दूध होता है ना, जो दूध फट जाता है, जो स्पॉइल्ड हो जाता है जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर वो कर्ड डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि कर्ड बन जाएगा। देन ब्रेड बनाने के लिए भी यीस्ट लगता है। यीस्ट एक चीज़ आती है जिसे खमीर भी कहते हैं, शायद आपको पता हो। तो जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है, केक में भी सेम प्रोसेस होती है। ओके, microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. So microorganisms जो है उनका अल्कोहल बनाने के लिए भी बहुत ही पुराने वक्त से यूज़ हो रहा है। दे आर यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। Recall that bacteria are also used in preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. तो यहाँ पे हम लोग को उसके कुछ यूजेस दिए गए हैं। तो उनमें से क्या है कि इसके साथ साथ है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये नहीं कि सिर्फ खाने की चीज़ों में यूज़ होते हैं, वो लोग हम लोग को काफ़ी हेल्प करते हैं। किस तरीके से कि वो लोग एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं। किस तरीके से वो लोग क्लीन करेंगे एनवायरनमेंट? अब झाड़ू पोछा लेके नहीं बैठते। जैसे वेजिटेबल्स की जो पील्स होते हैं, कि जो हम लोग को जो चीज़ चाहिए होती है वेजिटेबल में, उसको जैसे आलू है तो आलू हम लोगों ने ले लिया लेकिन छिलका फेंक दिया, तो वो छिलके का क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करते हैं, उसके ऊपर खा लेते, उसको ऊपर मतलब जीत जाते हैं वो किला अपना। उसके अंदर उसको वो लोग खा ही लेते हैं, यही हम लोग कह सकते हैं। उसको वो लोग एज अ फूड उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग का पेट भी भर जाता है, और जो हम लोग के लिए वेस्ट है वो शायद उन लोगों के लिए फूड है कि नहीं। और नेक्स्ट एग्जांपल है रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स हैं क्या है, जिससे आप कभी देखोगे कि आपके घर पे तो नहीं लेते कुछ, और जैसे कि कहीं आपने जैसे कोई कुत्ता मर गया हो कहीं पे, या कोई गाय, या ऐसा कुछ, जैसे कोई भी एनिमल से कहीं डेथ हुई तो वो वहाँ पे कुछ टाइम तक ही रहेगी। कुछ टाइम मतलब 1-2 मिनट नहीं कह रही मैं, एकदम से जादू नहीं हो जाएगा। वहाँ पे 1 वीक या शायद 2 वीक्स 15 डेज उतना ही वहाँ पे रहेगी। उसके अंदर वहाँ से गायब हो जाएगी। तो क्या उसकी बॉडी वहाँ से कोई ले जाता है? जी बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करता है, उसको वो लोग खा जाते हैं। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होता है वो मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ होता है। जी हाँ, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग मेडिसिन तो इसीलिए खाते हैं क्योंकि वायरस ने हम पर अटैक किया होता है। जैसे आप फिर बैक्टीरिया नहीं समझ लीजिए हम पर अटैक किया होता है, जो हम लोगों ने आगे देखा कि बैक्टीरियल डिसीज कहाँ गए, या जो ट्यूबरक्लोसिस या टाइफाइड हुआ होता है हमें, तो जो हम लोग
मेडिसिन ही तो खाते हैं उन लोगों को भगाने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को बॉडी में से हटाने के लिए तो हम लोग मेडिसिन खाते हैं, और अभी मेडिसिन से बैक्टीरिया की बनी है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ होते हैं गुड बैक्टीरियाज एंड कुछ होते हैं बैड बैक्टीरियाज की, जो हमको कुछ होता है जो यूज़फुल होता है और कुछ होता है हार्मफुल होता है। तो उस तरीके से हम लोग को यहाँ लेना है। ओके 2.2 वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव। तो अभी भैया उन लोगों ने खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब बारी आती है वो लोग रहते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल्यूलर सच एज मैनी algae एंड फंगाई। तो क्या कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी होते हैं, कि जिसमें सिर्फ एक सेल्ड होता है, और ज़्यादा सेल वाले भी होते हैं। जैसे कि सिंगल सेल में क्या एग्जांपल है, बैक्टीरिया, algae एंड प्रोटोजोआ, एंड मल्टी सेल्यूलर में क्या एग्जांपल्स हैं, algae मतलब उसमें भी था algae, लेकिन वो कुछ algae थे और इसमें ज़्यादातर algae हैं, और सेकेंड इज़ फंगाई। दे लिव्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. तो यहाँ पे हम लोगों को कहाँ कहाँ वो लोग रहते हैं वो सब बताया गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो सब जगह रहते हैं, चाहे ठंडी से ठंडा वातावरण हो या गर्म से गर्मी जितना, मतलब हॉट स्प्रिंग जितना गर्म हो, या फिर वो डेजर्ट जितना जलता हुआ वातावरण हो, मार्शी लैंड्स हो, वहाँ सब जगह वो लोग रहते हैं। यहाँ तक कि वो बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं, जो और वो बॉडीज़ एनिमल्स की भी हो सकती है एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि जो आराम से रहते हैं, मतलब आराम से इन द सेंस कहीं पर भी रहते हैं वो, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो किसी का सहारा लेके रहते हैं, कि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो शायद वो लोग भी नहीं होंगे। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग बेसिकली उसको लील कहते हैं, जो जैसे समझ लीजिए वॉल है और मॉनसून के ऊपर है ना, जब मॉनसून है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ ग्रास लाइक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखता है कि नहीं, पूरा ग्रास जैसे नहीं, लेकिन जैसे छोटे छोटे ग्रीन कलर, तो वो क्या है, वो और कुछ नहीं, वो ग्रीन algae है। यस, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। Making of curd and bread. You have learnt in class 7th that मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर टर्न हो जाता है। आई शो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर वाई। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस द बैक्टीरियम दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या है, इतना बड़ा सा नाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। ओके क्या है यहाँ पे, ये लैक्टोबैसिलस। यस, सो ये क्या है कि ये एक बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया का एक पार्ट है कि जो मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। सो एग्ज़ाम में मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, मोस्ट IMP, कि विच बैक्टीरिया और विच बैक्टीरियम हेल्प्स milk to convert into curd. Then your answer lactobacillus. Okay, it multiplies in milk and converts it into curd. तो वो चीज़ कर्ड में पहले से रहेगी और जैसे ही वो मिल्क के अंदर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई, मतलब कि दुगनी होती चली जाएगी, दुगनी तिगनी और प्लस होती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो मिल्क के पार्टिकल्स है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। तो जो बैक्टीरिया होता है वो चीज़ बनाने के लिए, पिकल मतलब जिसे हम अचार कहते हैं, वो बनाने के लिए और काफ़ी सारी फूड आइटम्स बनाने के लिए यूज़ होता है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे बताया गया है वो है रवा, जिसको हम सूजी भी कहते हैं, कि जो इडली एंड भटूराज बनाने में हम लोग को हेल्प करता है।
कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि जैसे वो आप लोग की मम्मी जैसे डोसा बनाने वाली हो ना, तो वो लोग उसका बैटर सुबह से भिगो के रखती है, मतलब उसको सुबह से रख देंगी और बाद में शाम को उसको बनाएंगी। ये नहीं कि अभी भिगो के अभी तुरंत बना दिया, उसको वो लोग सुबह पहले उसको सोक करके रखेंगी वाटर के अंदर और उसके बाद में उसको शाम को या फिर नेक्स्ट डे में बनाएंगी। सो ये इडली और डोसा जब बनता है ना, तो उसके बैटर के लिए ये चीज़ फॉलो होती है। तो ये सब क्यों होता है, ताकि बैक्टीरिया और जो ईस्ट है वो सब फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ओके नेक्स्ट। सो यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब ओके देख लेते हैं, चलिए। टेक 1/2 kilogram flour, आटा और मैदा, add some sugar and mixed with warm water. Add small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Do you find the dough rising? So क्या होता है, अब क्या कहा गया है बेसिकली कि यहाँ पे जिनको कुकिंग का शौक होगा उनको इस बारे में पता होगा, या फिर जिन्हें शायद कुकिंग किया होगा, कि मैदा लेना है, आटा कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर कुछ चीनी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और थोड़े अमाउंट में यीस्ट जो खमीर होता है उसको डाल दीजिए। तो कुछ घंटों और बाद में उसका एक मतलब डो तैयार कर लीजिए, और उसके बाद में क्या आपको कुछ घंटों बाद वो फूला फूला दिखता है, देन योर आंसर इज़ येस। जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा के लिए जब डो तैयार करते हैं तो उसको हाफ एन आवर या आवर के लिए हम उसको रेस्ट होने को रखते हैं, ताकि वो उसके अंदर अच्छे से एयर फिलअप हो जाए। Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in baking industry for making breads, pastries and cakes. So ये पैराग्राफ ऐसे तो ऊपर की एक्टिविटी के बेस पे ही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कॉमर्शियल यूज़ क्या है, अब कॉमर्शियल मतलब क्या होता है कि जिससे पैसा कमा सकें, वैसे यूज़ क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर भी कहते हैं हम लोग। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल, जो शायद शराब भी कह सकते हैं, तो और वाइन जो होती है, जो एक ड्रिंक आती है, और जो एसिटिक एसिड मतलब जो विनेगर होता है, वो सब बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, white rice, barley, wheat, rice, crushed fruit, juices, etc. So इन सब के मतलब नेचुरल शुगर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ क्या कहा गया हम लोगों को कि जो यीस्ट है वो किस तरह से ग्रो होता है, नेचुरली ग्रो होता है शुगर्स के अंदर, शुगर्स में वो नेचुरली ग्रो हो जाता है, कि जो हम लोगों को वीट में, राइस में, क्रश फ्रूट जूसेस होते हैं, उन सब में जो मिलता है वो उसमें वो अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाता है। ओके, वे नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 ml मिल्क बीकर फिल्ड अप टू 3/4 with water. Dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it. Add a half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि पानी लेना है, उसके अंदर चीनी डाल देनी है, प्रपोर्शन मतलब आपको क्वांटिटी क्या लेनी है वो आपको यहाँ बताया गया, और उसके अंदर बाद में यीस्ट डाल देना और बाद में कुछ घंटों तक वैसे ही रखना है और बाद में उसको सूंघना है। तो क्या आपको स्मेल आती है? दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर एज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहा गया है कि जो यीस्ट है वो शुगर को कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इसी को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। याद रखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किसने भैया ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस हमको दी थी। देन आंसर इज लुइस पास्चर।
Okay, next, medicinal use of microorganisms. So whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. So penicillin हम लोगों ने आगे पढ़ा था. penicillin क्या था? पेनिसिलिन था फंगाई, राइट. ये रहा देखिए. तो जब आप बीमार होते हैं ना, तो आप लोग को डॉक्टर क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं, जिससे हम सबको डर लगता है. और कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी हम लोग को देते हैं, मतलब कि टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शंस भी समटाइम्स देते हैं, कि जो पेनिसिलिन से मोस्ट ऑफली बनी हुई होती हैं. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि वो पेनिसिलिन से बनी होती हैं, इस वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ठीक है. तो ऐसी मेडिसिन की जो क्या कहते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको या तो स्टॉप कर दें या तो उनको किल कर दें, वैसी मेडिसिन को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स. सो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफाइन में आपके आ सकती है कि डिफाइन द टर्म एंटीबायोटिक. सो या गिव द आंसर परफेक्टली. दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है. तो आजकल ज़्यादातर जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स है वो किससे बनाई जाती है? बैक्टीरिया एंड फंगाई. तो यहाँ पे अजीब व गरीब नाम दिए गए हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट नाम हम लोग का क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन. देन सेकंड टेट्रासाइक्लिन एंड थर्ड एंड एरिथ्रोमाइसिन. तो ये सब लोग पता नहीं कुछ होंगे, पढ़ते हैं इनको. एज सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो ये क्या है ना, एंटीबायोटिक्स के नेम है. ठीक है, कि जो कॉमनली यूज़ होता है लेकिन हमको नहीं पता था. ओके, अभी ये हीरो कौन है? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज causing bacteria. Suddenly he found the spore of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of this bacteria. From this the mold पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड. तो ये पेनिसिलिन कैसे बना था उसकी पूरी कथा दी गई है. ओके, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज. तो क्योर का मतलब क्या होता है? ठीक करना. तो मतलब कि उस चीज़ को अच्छी तरफ उसका ग्रोथ करना, कि अगर जैसे कोई पर्सन है बीमार है तो ठीक है, तो उसके मेडिसिन हमको दे रहे हैं, वो उस पर्सन को दी जा रही है, तो जैसे जैसे वो ठीक होगा तो वो क्योर, उस डिसीज से वो क्योर हो रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं. तो बैक्टीरिया और फंगाई के काफ़ी सारे से एंटीबायोटिक्स हैं कि जो इसमें हेल्प करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक और एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज. सो सिर्फ खाने पीने की चीज़ हो या कुछ बनाने के लिए नहीं, कि वो चीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स के अंदर अगर कोई डिसीज़ फैल रहा है तो उसको चेक करने के लिए भी वो यूज्ड होते हैं. Okay, it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when you need it or in wrong doses, when not needed or in wrong doses, it may take the drugless effect when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by virus. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या कहा गया है कि पहली चीज़ है कि एंटीबायोटिक हम लोग को डॉक्टर जब कहे ना तभी लेना है, और एंटीबायोटिक हम लोग को जब तक डॉक्टर ना कहें तब तक तो नहीं लेना है, जब डॉक्टर कहे तब लेना. और सेकंड थी कि उसको जब हम एक बार लेना स्टार्ट करें तो जब तक उसका डोज हमको दो तो वो पूरा हम लोग को फिनिश करना होता है. ये नहीं कि भैया आज बुखार है, आज एंटीबायोटिक ले ली, कल ठीक हो गया तो बाकी की जो 2 गोलियाँ थी उसको हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता. डोज पूरा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और
आपको बस ऐसे ही शौक चढ़ रहा हो ना जब एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसको खाने का, तो ऐसे ही मत खाइए। उन शौकीनों के लिए भी मेरे पास आंसर है कि ऐसा खाने से ना क्या होगा कि इसको हम क्यों खाते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया होती है उसको फिनिश करने के लिए। लेकिन आपके अंदर जब कोई बैक्टीरिया ही नहीं है बैड, तो उसको आप खाओगे तो क्या होगा, जो गुड बैक्टीरिया होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जिनको ज़्यादा वीक बनने की आशा है वो लोग खाते रहे एंटीबायोटिक, कोई उनको मना नहीं करेगा। ओके, नाउ सेकंड है हमारा वैक्सीन। सो ये शब्द जो था इसको आज से कुछ टाइम पहले कोई नहीं जानता था। कोई नहीं मतलब जानता था, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज के ज़माने में, आज के ज़माना मतलब कोरोना का जो टाइम पीरियड है उस ज़माने में वैक्सीन मतलब तो भगवान बनाया है कि नहीं। अभी कोविड-19 की वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिया नहीं लिया आप लोगों ने बताना। ओके, सो वैक्सीन मतलब क्या था, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। तो बच्चों को क्यों वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन सिर्फ कोरोना की नहीं होती, वैक्सीन सिर्फ कोरोना की नहीं होती, पोलियो की होती है, काफ़ी सारी चीज़ों की वैक्सीन होती है। तो ये तो अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि अभी शायद 18+ के जो बच्चे हैं, सॉरी 18+ की जो पर्सन्स हैं उनको वैक्सीन रखी जा रही है। तो ये मत सोचिएगा कि भैया बच्चे कहाँ से आ गए। कोरोना के सिवा और भी काफ़ी चीज़ की होती है भाई वैक्सीन। When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies, okay, to fight the invader. तो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब जब वो एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ खड़ी होती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से आती है, जब हम वैक्सीन लिए रहते हैं तब। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. तो क्या होता है बेसिकली, अगर आपने छोटी उम्र में वैक्सीन लेके रखी है एज़ पर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है, ये नहीं कि भैया मुझे लेनी पड़ेगी वैक्सीन, मैं नहीं लिए जाके अभी इसी वक्त लेके आता, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको डॉक्टर मतलब ज़्यादातर बच्चों को देते ही हैं। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे को वैक्सीन नहीं दी जाती, वो भी उसके पीछे भी कोई रीज़न होता होगा। बाकी वैक्सीन कभी भी हार्मफुल नहीं होती है। तो वैक्सीन लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब कभी डिसीज़ कैरिंग मतलब कि जो आपकी बॉडी में घुसते हैं ना कुछ चोर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जो आपको बीमार कर सकते हो, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हमारे हवलदार जो तो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं वो पकड़ के बाहर मतलब फेंक देते हैं उसको। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि हम लोगों ने इसको थोड़ा ज़्यादा इमोशनली ले लिया, ऐसा है। तो वो आप लोगों को इन शॉर्ट वैक्सीन आप लोगों को आने वाले अगर आप टाइम में बीमार होने वाले होंगे तो उससे आपको प्रोटेक्ट करती हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो इन भाईजान ने क्या करा था, इनने वैक्सीन ढूंढी थी किस चीज़ की, स्मॉल पॉक्स की, 1798 में। बड़ा महान काम किया। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. तो आपके अब जब छोटे थे, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो आपको काफ़ी टाइप्स के इंजेक्शन, जिसे हम टीका कहते हैं ना, नॉर्मली टीका वैक्सीन एक ही हुआ, तो आप लोगों ने काफ़ी सारे इंजेक्शंस लिए होंगे, मैंने भी लिए थे शायद। तो उसकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। It is essential to protect all children against this disease. Necessarily, vaccines are available in the nearby hospitals. You might have been seen in the advertisements of TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. So ये आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। सो जो पोलियो हम लोग को पिलाया जाता है, पता है 5 साल तक हम लोग पीते थे पोलियो से, ड्रॉप बाय ड्रॉप देती थी, और जो लास्ट फिंगर होती है ना उस पर ब्लू कलर का ऐसे लाइन टाइप बना देती थी, तो वो कुछ और नहीं, वो वैक्सीन ही होता था। ओके, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्मॉल पॉक्स एक डिसीज़ आता है कि जिसके लिए कैंपेन स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases.
तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू बनती हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अभी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किसी चीज़ में पीछे नहीं है, ये ऑलराउंडर है, हर एक चीज़ में मतलब ये है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay. तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि जो सॉइल के अंदर एटमोसफियर के अंदर जो नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है कि नहीं, 78, काफ़ी बुक में 71% भी दिया होता है। तो जो भी मानना होगा मान लीजिए, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए बिकॉज यू आर इन एज स्टैंडर्ड की एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, गैसियस फॉर्म। सो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उस गैसियस फॉर्म को ड्रॉप्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ले आते हैं सॉइल के अंदर, जिससे कि एक प्लांट का अच्छा ग्रोथ होता है। उसको नाइट्रोजन साइकिल भी कहते हैं। ओके, द नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ काम धाम कर रहा है, वे दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिसको ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं। ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ओके, Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, and fruit from nearby houses and gardens. They put them in a peat meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Buja and Paheli wanted to know how this had happened. तो इन लोगों ने क्या किया, बस बेसिकली कचरा इकट्ठा किया और उसको कहीं पे स्टोर किया। उसके बाद कुछ टाइम देखा तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गई था। और मैन्योर मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? इफ़ सो, अच्छा ये तो ऊपर के जो एक्टिविटी जो है उसके ऊपर ही है, यहाँ से हम लोग कैरी ऑन करते हैं। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. So ये मैंने भी आपको बताया था उसी तरीके से कि आपको 1 वीक या 2 वीक के बाद वो लोग वहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे, आप लोगों को मिलेंगे नहीं। You find that they disappear after some time. देख रही है, वही चीज़ वापस यहाँ लिखी है। This is because the microorganisms decomposed dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. This substance are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. So ये जो पैराग्राफ है ये एक क्वेश्चन का आंसर है। जो क्वेश्चन है कि हाउ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन अप दी एनवायरनमेंट, सो ये आपका आंसर है। सो इसमें बेसिकली बस क्या कहा गया, जो मैंने आपको आगे के एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी भी डेड प्लांट है या एनिमल है वो आपको कहीं पे मरा पड़ा मिलेगा ना, तो कुछ टाइम या 1 या 2 वीक के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए वो वहाँ पे नहीं रहेगा। तो उसको कोई जादू मंतर से उसको कोई उड़ा नहीं ले गया, लेकिन क्या होता है कि जो एनिमल्स, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उन एनिमल्स और प्लांट्स को एज अ फूड कंज्यूम कर लेते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लोग वापस एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो बाद में प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स उसको ग्रो करने में यूज़ करेंगे, अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको जब वो प्लांट्स को खाएंगे तो वो ऑफकोर्स उनके में जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये एक साइकिल होती है। तो इस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरनमेंट को क्लीन अप करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या वो हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause disease in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Yes. Most important, जो मैं ये बार बार जो चला रही हूँ ना, most, तो ये मुझे यहाँ पे शौक नहीं लगा बोलने का। यस, ये जो शब्द है ना इसको ध्यान से देख लो, गौर से देखो दोस्तों इस शब्द को, कि ये आपको बहुत हैरान करने वाला है। और अगर अभी अच्छे से समझ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 9th में 10th में इसके ऊपर एक चैप्टर दिया गया है। पढ़ के हम लोग की बहुत ख़राब हालत हुई थी। पैथोजेंस के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको 9th स्टैंडर्ड में और 10th में आने वाली हैं। सो बी प्रिपेयर्ड।
सो अभी पैथोजेंस होते क्या हैं, तो ऐसे डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो बाहर, पहले बाहर वो होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। समझ लीजिए ये आपकी बॉडी है, बहुत ही अजीब सी बॉडी है लेकिन है, और ये आपका बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ पैथोजेंस क्या होता है कि जो पैथोजेंस मतलब कि जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ लेके आए, कि जो हार्मफुल होते हैं, डिसीज़ लेके आते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर्ड हो गए, तो पैथोजेंस एंटर हुए, और अगर आपने वैक्सीन ली होगी पर्टिकुलर उस पैथोजेंस के लिए, तो आपको प्रोटेक्ट करके वापस इसको भेज देगा। लेकिन अगर नहीं ली होगी तो गए काम से, आप बीमार होना आपका तय है। Some microorganisms spoil food, clothing, and leather. Let us study more about their harmful activities. Okay. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe. तो पैथोजेंस कहाँ से आते हैं? द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी। तो पैथोजेंस कहीं से भी आ सकते हैं, हम सांस लेते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, पानी पीते हैं इवन तो उसमें से भी आ सकता है, और खाना, खाना तो भाई कौन नहीं खाता, खाना खाते उसमें से भी आते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. So ये कहीं से भी आ सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी आ सकते हैं। ये microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। तो क्या है कि जो हम किसी को छू के, जैसे कि अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, अगर हेल्दी पर्सन अगर किसी डिसइंफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है किसी भी थ्रू, जैसे खाना शेयर करते वक्त या पानी शेयर करते वक्त, तो अगर वो आता है उसके कांटेक्ट में, तो वैसे डिसीज़ अगर उसको भी सामने फैलती हैं तो उसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज़। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है कोविड-19 की, जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग को कहा जाता है कि 1 मीटर का डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है कि ये फैलता है कि नहीं। अगर ये मुझे है कोरोना, अभी मुझे नहीं है, बता रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोरोना मुझे है और अगर आप मेरे बगल में आके बैठे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली होना ही होना है। अगर आपने सेफ्टी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस का ध्यान नहीं दिया तो बगल में बैठेंगे क्यों, पहली बात तो आप। लेकिन बता रही हूँ मैं तो जस्ट कि ये सब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऐसे डिसीज़ के जो है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। आपने बेसिकली देखा होगा घर में एक जन को सर्दी होती है तो बाद में पीछे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना तो पीछे बाद में सबको हो जाती है सर्दी। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के। फिर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes find droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. So हो गया कल्याण। अगर आप एक छींक खाते हैं ना, तो छींक में से एक जो छोटा सा आपकी जो सैलिवरी जो ग्लैंड होता है, जो थुक जिसे हम कहते हैं, वो छोटा सा एक जो ड्रॉप होता है ना, वो निकलता है, उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं कि जो एक हेल्दी पर्सन को बीमार कर सकते हैं, और शायद आप भी उसी के शिकार बने हो सकते हैं। या देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं इन कम्युनिकेबल डिसीज़ को? वी शुड कीप अ हैंकरचिप ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये तो हम सबको पता ही, अभी कोरोना काल में तो अच्छे से पता है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कैरियर्स न्यू टर्म है। तो कैरियर्स क्या होता है कि कुछ एनिमल्स एंड इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एक हाउस फ्लाई। नेक्स्ट आपको वही दिया गया, मैं नेक्स्ट समझाती हूँ कि हाउस फ्लाइज मतलब क्या, कि जैसे वो कहीं कचरे पे बैठ के आई होती हैं और उसके बाद में वो आपके खाने पे बैठती है। इस वजह से कहा जाता है कि आपको फूड हमेशा ढका हुआ रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। वो आके बैठेंगी तो डायरेक्टली जो गंदी चीज़ें होती हैं उसको आपके खाने पे छोड़ेंगी, और आप तो भैया मज़े से खा रहे कि वाह आज तो मेरा फेवरेट डिश बना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके अंदर कितना सारा गंदा वायरस भरा हुआ है। देखिए नेक्स्ट लाइन में वही लिखा है, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is the female Anopheles, okay, Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria, Plasmodium
फीमेल AIDS mosquito acts as carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? तो मैंने जैसा कहा था आगे वही हाउस फ्लाई के बारे में ही है सब, कि वो किस तरीके से कचरे के अंदर से आपके खाने में आकर और आपके डायरेक्ट पेट में जाती हैं। और दूसरा एग्जांपल है फीमेल एनोफिलिस की, जिसका आपको यहाँ मच्छर है, एक इतना बड़ा नाम दे दिया उसके हाइट से, उसके साइज़ से बड़ा नाम दे दिया गया है उसको, ठीक है। लेकिन तो ये एक मॉस्किटो आता है कि जो मलेरिया के डिसीज़ को स्प्रेड करने के लिए हेल्प होता है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? तो यहाँ पे जो पहेली है वो क्या पूछते हैं कि क्यों हमको टीचर ऐसा कहते हैं कि आपको कहीं पर भी वाटर कवर्ड नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सारे मॉस्किटोज़ का समझ लीजिए बर्थ प्लेस उन लोग की हॉस्पिटल है वो, सो इस वजह से ना रखिए तो अच्छा है। All mosquito breed in water. Yeah, here is your answer. Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो यहाँ पे बस बेसिकली क्या कहें कि पानी स्टोर नहीं करना है, क्योंकि वहीं से वो लोग जन्म लेते हैं, और पानी जब हम स्टोर ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मतलब वो हमारे पास आएंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को एक टेबल दिया गया है कि जो सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। और कहाँ से ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है? एयर में से हो सकता है। और ये हम सारा पढ़ने के बाद ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो इसको हम पढ़ लेंगे कि जो जनरल है सबके लिए सेम है, इन सब के लिए। मील्स क्या पढ़ा जाएगा इसको? मीसलीस ऐसा कुछ पढ़ा जाएगा। तो ये भी एक टाइप का कोई डिसीज़ होगा, गूगल पे जाके सर्च मारिएगा आ जाएगा, जो कि वायरस थ्रू कॉज होता है, एयर थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। देन चिकन पॉक्स वायरस थ्रू ये बॉडी में आता है, और एयर या किसी कांटेक्ट में हम लोग को हो सकता है। पोलियो वायरस है और ये एयर वाटर थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि उसको एकदम अलग रखिए, मतलब उस पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसको दूर रखिए बाकी सबसे। और वैक्सीनेशन हम लोगों को उसको जो उसकी जो एज है उसमें उसको दे देना चाहिए था, या हो सकता है। देन नेक्स्ट है कोलेरा, जो कि बैक्टीरिया थ्रू हुआ है, और पानी या खाने से वो आपके बॉडी के अंदर आ सकता है। देन सेकंड इज टाइफॉइड, कि जो कि बैक्टीरिया है और वाटर थ्रू हमारी बॉडी में आता है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेशन ज़्यादातर सब में कॉमन रहेगा, और आपको क्या करना है कि अच्छा खाना खाना है, अच्छा मतलब फ्रेश खाना खाना है, अच्छे से कुक्ड हुआ, और सैनिटरी मतलब पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस ए, जो कि एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है जो वायरस थ्रू होता है, वाटर थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन तो कॉमन ही है, और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर हम लोगों को पीते रहना है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ थ्रू होता है, एंड मॉस्किटो थ्रू वो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। यूज मॉस्किटो नेट एंड repellents, spray insecticides and control breeding of mosquito by not allowing water to collect in the surroundings। तो वही हमको पानी कलेक्ट नहीं करना है बस, और कुछ नहीं है। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevent are shown in table 2.1। सो इसमें हम लोगों को बताया गया है कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कैसे वो लोग कैसे बीमार होते हैं? Several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus। तो यहाँ पे एंथ्रेक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ होता है कि जो ह्यूमन और कैटल को होते, कैटल मतलब क्या, जिसको हम एनिमल्स समझिए, एनिमल्स होते हैं कि जो बैक्टीरियम थ्रू होते हैं, और फुट और माउथ मतलब जो पैर और माउथ से ले जो माउथ है वो डिसीज़ कैटल को होते हैं, कॉज्ड बाय वायरस थ्रू होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब ये नहीं कि भैया सिर्फ
एनिमल्स और ह्यूमंस को ही डिसीज होता है, प्लांट्स को भी होता है. सेवरल ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, सुगर कैन, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. See table 2.2. For some such disease, they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. तो अभी प्लांट्स में भी होते हैं कि जिससे प्लांट्स को अगर जैसे ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाए ना, पैथोजेंस का अटैक हो जाए, तो वो लोग ठीक से ग्रो नहीं करते हैं. तो यहीं पे कुछ हम लोगों को नाम के साथ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है और ट्रांसमिशन का मोड क्या है वो हम लोग को दिया गया है. साइट्रस सैंकर या चैंकर, तो ये एक डिसीज़ का नाम है कि जो एक प्लांट डिसीज़ है उसके पीछे किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ है, उसका नाम है बैक्टीरिया. और ट्रांसमिशन एयर थ्रू. रस्ट ऑफ वीट, रस्ट मतलब सड़ना कह सकते हैं हम लोग, फंगाई थ्रू होता है. एंड एयर और सीड्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. येलो वेन मोइजेक ऑफ भिंडी मीन्स ओकरा. तो येलो वेन जो हो जाते हैं ना, येलो कलर के डिसीज़, तो येलो कलर की जो हमारे भिंडीज हो जाती है ना कभी कभार, तो वो वायरस उसके पीछे अटैक किया होता है और वो इंसेक्ट थ्रू ट्रांसमिट होती हैं. फूड पॉइजनिंग. सो आ गया है हमारा द ग्रेट टॉपिक फूड पॉइजनिंग. ये क्या होता है? बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. मतलब पार्टी में बुलाया गया था, उन भाई साहब ने, बूजो ने भर भर के खाना खा लिया. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. तो भैया उसने ज़्यादा खा लिया था, इस वजह से उसको वॉमिटिंग होने लगी. हॉस्पिटल गए तो पता चला कि उसको फूड पॉइजनिंग है. पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. तो पहेली सोचती है कि फूड पॉइजन कैसे बन सकता है. तो वो उसका आंसर नेक्स्ट दिया है, मैं पहले नहीं बताऊंगी, बाद में मुझे वापस से रीड करना पड़ता है. या फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. This make the food poisonous, causing serious illness and even death. OMG. So ये तो भाई दिल पे ले लिया इसने. तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब हम स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ा हुआ खाना खाते हैं ना, तब वो हमारे बॉडी में जानलेवा जो जर्म्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं. और कभी कभार ये एक टॉक्सिक मतलब क्या होता है कि बहुत जानलेवा, जो खतरनाक जिसे हम कहते हैं ना, हानिकारक, उसे टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को खाना, स्पॉइल्ड हुआ खाना हम लोग को नहीं खाना है. ओके. फूड प्रिजर्वेशन. सो फूड को हम कैसे बचा के रख सकते हैं. या in chapter 1 we have learnt about the method used to preserve and store food grains. How do we preserve cook food at home? तो पहला वाला जो हमारा चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर कर सकते हैं, है कि नहीं, लास्ट पोर्शन में था. लेकिन अभी कुक्ड फूड को हम लोग को कैसे स्टोर करना है. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड. स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई जिससे हम लोगों को पता चल सकता है कि भैया ये फूड स्पॉइल्ड हो गया है. तो उसमें से क्या है कि उसमें से बैड स्मेल आने लगेगी. सेकंड थिंग, उसका टेस्ट भी कुछ बदला बदला लगेगा. और और जो थर्ड चीज़ है उसका कलर चेंज हो जाएगा. Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for few days. Later she found that they were spoiled and rotten. Rotten मतलब क्या होता है, सड़ जाना. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. So क्या होता है कि पहेली मैंगो कहीं से लेके आती है, माई फेवरेट फ्रूट. सो मैंगो कहीं से लेके आती है वो, और उसके बाद में उसको कुछ दिन तक खाती नहीं है, भूल जाती है शायद. कैसे कोई भूल सकता है यार, समझो भूल गई, कैसे भी करके भूल जाती है. चलो, तो क्या होता है कि वो जब देखती है बाद में तो वो बिगड़ चुके होते हैं. लेकिन फिर वो ये सोचती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, वो जब पिकल बनाती थी, मैंगो पिकल, तो वो तो काफ़ी टाइम तक वो मतलब स्पॉइल मतलब बिगड़ता नहीं था. तो ऐसा क्यों होता था. Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. So कुछ हम लोगों को यहाँ पे दी गई है मेथड, उसको हमको फॉलो करना है तो हमारा भी फूड नहीं बिगड़ेगा.
Chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of organisms. Therefore, they are called preservatives. सो कुछ ऐसे एडिबल ऑयल्स और सॉल्ट्स होते हैं कि जिसको फूड के अंदर डालने से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ है वो नहीं होता, इस वजह से उनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहा जाता है. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. तो यहाँ पहले का आंसर हमको मिलता है कि जो पिकल होता है उसके अंदर हम लोग विनेगर डालते हैं, है कि नहीं, तो उससे वो लोग प्रिजर्व्ड रहते हैं. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम हैं. दिस आर ऑल्सो यूज इन जाम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. तो वो क्या बिगड़ गए हैं या नहीं, ये जैम्स बिगड़ते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं चलता है, मतलब तो उसके अंदर ये कुछ टेस्ट किए जाते हैं इन प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करके जिससे हमको पता चले कि ये बिगड़े हैं नहीं. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब मामूली से नमक से कैसे प्रिजर्वेशन हो सकता है. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. तो अगर हम जो मीट और फिश होता है उसको अगर हम नमक के अंदर उसको डाल के रख दे तो वो नहीं बिगड़ता, और ये चीज़ बहुत टाइम पहले से फॉलो हो रही है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. तो ये सब लोग शुगर्स, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कॉमन सॉल्ट तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा मीठी चीज़ें होती है, इसके अंदर नमक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विद स्पॉइल फूड. तो शुगर क्या करती है कि वो मॉइस्चर को कम कर देती है, कि जो बैक्टीरिया, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तभी बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो वो उसको स्टॉप करती है. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. तो जब ऑयल या विनेगर, मैंने आपको पहले ही बताया कि अचार के अंदर, पिकल्स के अंदर ये लोग ऐसा डालते हैं, ये लोग मतलब कौन, जो भी बनाने वाला हो तो डालते ताकि वो काफ़ी टाइम तक बिगड़े नहीं. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो आपने काफ़ी बार अपने मम्मा को देखा होगा ना कि वो लोग जब दूध आता है ना, कच्चा दूध जिसे हम कहते हैं, या तो हम उसको मिल्क पैकेट में से लाए होते हैं या फिर उसको हमको जो मिल्क मैन होता है हमारे जो दे के जाते हैं, तो उसको मम्मा गर्म करती है, पूरा बॉईल करके ठंडा होकर उसके अंदर उसको फ्रिज में रखती है. तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो हीट से उनका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो. सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर. और इसी तरीके से हम लोग अभी रेफ्रिजरेटर तो सबके घर में होता है, तो उसके अंदर हम लोग रख देते हैं. तो क्यों रखते हैं कि लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, की जो लो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रोब्स को ख़त्म करता है. व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन द पैकेट नॉट स्पॉइल. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पेस्चराइज. व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन. तो मिल्क जो हम लोग को पैकेट में मिलता है वो क्यों नहीं बिगड़ता. तो मेरी मदर ने कहा क्योंकि वो पेस्चराइज्ड होता है. पेस्चराइज मतलब क्या होता है हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में. पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विथ बॉइलिंग एज इट is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 13 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो लोग मिल्क को है ना 70 डिग्री सेल्सियस पर वो लोग उसको गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, उसके अंदर उसको एकदम से चिल्ड होने को रख देते हैं, तो इससे वो बिगड़ता है नहीं. और इस मेथड को पेस्चराइजेशन कहते हैं, जिसको लुइस पाश्चर ने ढूंढा था. स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent attack of microbes. तो अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं एयरटाइट, तो उसके अंदर जब एयर ही नहीं जा सकती तो कोई माइक्रोब्स कैसे जाएंगे, है कि नहीं. Okay, next is nitrogen fixation. Okay, नाइट्रोजन फिक्सेशन के मतलब हम लोग को यहाँ नेक्स्ट समझना है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है. यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lays in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a
सिम्बायोटिक और सेमीबायोटिक रिलेशनशिप। सो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्या कि हम लोगों ने पिछले साल और उस साल के पहले भी हम लोगों ने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पिछला भूलते जाएंगे। राइजोबियम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो कि एक बैक्टीरिया होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, याद है आपको पल्सिस के अंदर, वो जब पल्सिस जो प्लांट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स वो पल्सिस के होते हैं, तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो हम लोग को क्या वापस याद करें कि जो राइजोबियम होता है वो कहाँ पे होता है, जो रूट के नोड्यूल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके रूट्स हैं, आपको मैंने इसे पढ़ाया था, अगेन पढ़ा दे रही हूँ। ओके, तो ये समझ लीजिए रूट है आपका, ये लैंड है और ये सब रूट है। ओके, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नोड्यूल्स। तो रूट के नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, जो जैसे कि बीन्स और पीसीस के जो प्लांट्स होते हैं वो, जिससे कि एक अच्छा सेमीबायोटिक रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड बने। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स टू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो यहाँ पे हम लोग को क्या बताया गया कि कभी कभार क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो डायरेक्ट सॉइल में कैसे एंटर होता है, डायरेक्ट लाइटनिंग जब होती है ना उससे। लेकिन हम सब जानते हैं ये चीज़ कि नाइट्रोजन जो होता है वो कभी कम नहीं हो सकता। एक बार का ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, लेकिन नाइट्रोजन कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो रहता है एटमॉस्फेयर में ही है कि नहीं, वो रहता है एटमॉस्फेयर में ही है। और ये चीज़ समझने के लिए हम लोगों को ये जो हमारा टेबल दिया गया है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ थियरी दी गई, इसको भी यहाँ पे जो छोटे छोटे कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं, जो पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो वही है हमारे नोड्यूल्स। ओके, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, आई थिंक या लास्ट टॉपिक है। अवर एटमोसफियर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। मैंने आपको कहा था ना कि 78% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमोसफियर में। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। तो क्या कहा गया हम लोग को इस लाइन में, बहुत सारा तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन क्या है इस लाइन में कि नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वो उसकी जो से प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के थ्रू बनते हैं। क्लोरोफिल जो होता है कि जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वो नाइट्रोजन थ्रू बनता है। न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सब कुछ नाइट्रोजन के वजह से ही शायद कहीं ना कहीं बनते हैं। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन जो होता है, जो 78% जो है, वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। हम मतलब प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स्ड nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं, जैसे ब्लू ग्रीन algae, जो सॉइल में पहले से होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, उसको कंपाउंड्स में, मतलब कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, कंपाउंड्स जो कहते हैं ना हम लोग, उसको उसके अंदर वो कन्वर्ट कर देंगे। Once nitrogen is converted into this usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Yeah. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ये सब कुछ है ना, जो नीचे मैंने जो कुछ भी पढ़ा, ये जो पूरा टेबल है, मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ। तो अभी खाली हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। So last paragraph, when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound, so to be used by plants again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into atmosphere. As the result, percentage of nitrogen in the atmosphere remains more and less constant. तो ये मतलब क्या, जो नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th 10th में
में आएगी, 10th के बाद अगर साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम में जा रहे हैं उसमें भी आएगी। तो ये जो नेक्स्ट हमारा जो है ना, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही का यही हर साल रिपीट होता है। ओके, तो पढ़ते हैं इसको भी। या सो क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियरली समझते जाइए कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है उसी की यहाँ बात की गई है। अब भी वो भाई साहब कहाँ था, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। बाद में वो उसको बैक्टीरिया जो थे वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में, उसको कंपाउंड जो होता है उसके अंदर वो उसको कन्वर्ट करेंगे। देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। और उसके बाद क्या होगा कि वो कंपाउंड जो था वो नाइट्रोजन में जो वो कंपाउंड नाइट्रोजन के थे वो सॉइल में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। बाद में वापस से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया जो होगा वो कंपाउंड जो नाइट्रोजन के थे उसको अगेन से जो गैसियस नाइट्रोजन है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, है कि नहीं। उसके बाद में अभी जो बीच बीच में आता है वो क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे जाता है डायरेक्ट सॉइल के अंदर, तो लाइटनिंग थ्रू, जो से जैसा हमने आगे पढ़ा उस तरीके से लाइटनिंग थ्रू वो डायरेक्ट सॉइल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद में ओके ये हो गया। एंड कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ सॉइल, ये अपटेक बाय प्लांट्स, वो प्लांट्स उसको लेंगे ऑफ कोर्स, और उसके अंदर वो प्लांट्स जो थे उसको एनिमल्स ईट करेंगे। बाद में एनिमल्स को और एनिमल्स ईट करेंगे, आप प्लांट्स को डायरेक्ट हम कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से मतलब हम लोगों के तक पहुंचता है नाइट्रोजन। द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ। तो जो हम लोग वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर से निकलता है उसके थ्रू वो नाइट्रोजन बाहर आ जाता है अगेन। और जो एनिमल्स की जो डेथ होती है उसके थ्रू भी नाइट्रोजन बाहर आ जाते हैं वापस से। वो बाद में एक बार अगर वो बाहर आ जाते हैं, अगर नाइट्रोजन जो होते हैं जो कंपाउंड्स, तो वो वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, वापस से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जो नाइट्रोजन का प्रपोर्शन है वो घटता बढ़ता रहता है। तो बस यही है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, आ जाएगा आप लोगों को। तो गाइज यस, ओके, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बधाई हो, आपका चैप्टर फाइनली यहाँ पे फिनिश होता है, जो है आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। आई होप आपको हमारा जो पूरा जर्नी है इस वीडियो का उसमें मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा मेन बात। स्टिल अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अपना फुल ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। मज़ा आएगा मुझे भी आंसर देने में, आई होप आपको भी मज़ा आया हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़। एंड या मेहनत बहुत की है वीडियो बनाने के लिए आप तक पहुंचाने में, तो कहीं ना कहीं आपकी भी शायद जॉब बनती है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, 1 सेकंड का बस टाइम जाएगा। ओके, तो यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।